लो पानी बोतल लो, पानी बोतल ले आना है। हाँ देखिए आज स्टैटिक से वो शुरू करेंगे, तो सभी लोग नई लाना नोटबुक है ना, उसमें करना, इसमें मत करना, मैथ वाली में मत कर देना, ठीक है। और ना ही रीजनिंग में करना है, मैथ्स में मैथ्स का पोर्शन और करवाएंगे आगे। हाँ गणित में स्टैटिक्स ये पोर्शन अलग होता है, अलग पोर्शन होता है, लेकिन वैसे मैथमेटिक्स में काउंट करते हैं। मैथमेटिक्स की भी तो ब्रांचें होते हैं ना, जैसे अलग अलग तरह की, वैसे उसमें एक स्टैटिकल मैथमेटिक्स अलग ब्रांच होती है, तो आप स्टैटिक्स का पोर्शन अलग किया करो। समझ में आई बात? तो इसमें आप लगाओ सांख्यिकी, सबसे ऊपर लगाओ सांख्यिकी। सांख्यिकी, सांख्यिकी अभी सब पता लग जाएगा। ये रीजनिंग की जगह पढ़ाएंगे सांख्यिकी, रीजनिंग को रोकेंगे एक बार, सांख्यिकी पढ़ा रहे हैं ना इसलिए, ठीक है। तो सांख्यिकी में क्या है, सांख्यिकी होती क्या है एक्चुअल में, इसमें क्या होता है, जैसे डाटा होता है, आंकड़े होते हैं, संख्यात्मक आंकड़े होते हैं। संख्यात्मक आंकड़े, आंकड़े तो ऐसे भी खूब तरीके के हो सकते हैं, लेकिन संख्याओं के आंकड़े, तो संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन करना ही क्या होता है, सांख्यिकी होता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, सांख्यिकी में संख्यात्मक आंकड़ों का क्या किया जाता है, व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। अब जैसे संख्यात्मक आंकड़े हैं, संख्याएं वगैरह दे रखी है, उनमें जो कॉम्बिनेशन वगैरह होता है, उन सब चीज़ों को देखा जाता है। जैसे मैं आपको एक देसी भाषा में बताऊं कि किस प्रकार से, जैसे मान लो एक कक्षा है, जैसे कक्षा 8 में 20 विद्यार्थी है, ठीक है। उनमें से कुछ को आम पसंद है, कुछ को केले पसंद है, किसी को अंगूर पसंद है, ठीक है, और ऐसे करके है। अब इनकी संख्या कुछ भी है मान लो, अब मुझे आंकड़े एकत्रित करने, तो दो तरीके हो सकते हैं, मतलब ऐसे कई तरीके हो सकते हैं। मुख्य तौर पर आप देखें तो एक पहला तरीका कि हम जाएं प्रत्येक स्टूडेंट को जाके पूछें कि तुझे क्या क्या चीज़ पसंद है, ठीक है, और फिर उन आंकड़ों को लिखें, तो ये एक पहला तरीका हो गया। नंबर 2 पर क्या करें कि जैसे अपन एक बॉक्स ले लें, जैसे 4 बॉक्स बना लें, जैसे एक बॉक्स बनाया आम का, एक बनाया केले का, और एक बनाया आपके अंगूर का, ऐसे क्या बना लिया अपन ने, बॉक्स बना लिए। अब क्या हुआ, उनको लेके ऐसे घूमेंगे और किसी जिसके पास जाएंगे उसको बोलेंगे कि भाई जिसको आम पसंद है वो इस इसमें क्या रख दो, कंकड़ रख दो, जैसे छोटे 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 कंकड़ डाल दो। तो अब जितने आम वाले डिब्बे में जितने कंकड़ आए, उतने लोगों को क्या पसंद है, आम पसंद है, ठीक है। अभी हाँ थोड़े बाद में आ जाना, ठीक। तो उतने लोगों को क्या पसंद है, आम पसंद है। जितने कंकड़ अंगूर वाले में आए, उतने को क्या पसंद है, अंगूर पसंद है। ऐसे भी हम आंकड़े क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं, ठीक। और देखिए नंबर 3, ऐसा भी कर सकते हैं कि एक लिस्ट बनाएं, उसमें ऐसे लिखें, जैसे इधर लिख दिए भाई फल, फल में पहला आम डाल दिया और फिर उसको ऐसे कर दिया, फिर अंगूर डाल दिया और फिर उसको ऐसे कर दिया, केले डाल दिया और फिर ऐसे कर दिया। फिर बोले कि हाथ खड़े करो भाई किस किस को आम पसंद है, तो फिर उनकी संख्या काउंट कर ली, इसमें भर दी। ऐसे भी अपन क्या कर सकते हैं, आंकड़े जुटा सकते हैं। समझ में आई बात? फिर उन आंकड़ों को अपन व्यवस्थित करते हैं, फिर बताते हैं बहुलक वगैरह काउंट करते हैं ना, जिसकी ज़्यादा चीज़ें, जिसकी मतलब आवर्ती ज़्यादा होती है, आंकड़ों की आवर्ती वगैरह आप आगे समझ जाओगे, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आई। पहली बात ये होगी कि ये आंकड़ों को जुटाने का ये तरीका है, ठीक है। अब आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़े के भी खुद के गुण होते हैं, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कि कौन कौन आंकड़ा कहलाने लायक है और कौन कौन आंकड़ा कहलाने के लायक नहीं है, तो ऐसे भी होता है। अब आंकड़े भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े होते हैं, द्वितीयक आंकड़े होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो जमीनी स्तर पर जाकर के और डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, आपके प्राथमिक आंकड़े। अब आप आंकड़े एकत्रित करके आए, मैंने आपसे ले लिए, तो फिर वो क्या हो गए, वो द्वितीयक में आ गए। तो ऐसे आंकड़े होते हैं। कुल मिलाकर मोटा मोटी तौर पर अपन अभी समझना चाह रहे हैं कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी भाई वो ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें संख्यात्मक आंकड़ों का क्या किया जाता है, व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। समझ में आई बात? सिर्फ और सिर्फ अभी तक अपन ने परिभाषा समझी,
तो सांख्यिकी लगा लिया। अब हेडिंग लगाओ सांख्यिकी और इसमें लिखो संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन, संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन सांख्यिकी कहलाता है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें आएगी, जैसे सांख्यिकी में अपन क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उसके थोड़े से हेडिंग लगा देते हैं, फिर अपन दमादम स्टार्ट करेंगे। सांख्यिकी में क्या क्या चीज की जाती है, सांख्यिकी के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। एक आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का आरेखीय निरूपण, और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में क्या आएंगे, आपके समांतर माध्य, माध्यिकार, बहुलकर, वो सारे आ जाएंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये लिखो यहां तक। ये चीजें आएगी, अपन सांख्यिकी के अंदर ये पढ़ेंगे। आंकड़ों का संग्रहण कैसे होता है, प्रस्तुतिकरण कैसे होता है, आरेखीय निरूपण कैसे होता है, ये कैसे, ये चीजें वापस लगाओ सांख्यिकी और उसमें ये चीजें लिखो। अब देखिए सांख्यिकी, इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ऐसे, जैसे स्टेटिस्टिक्स ऐसे होता है, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, स्टेटिस्टिक्स, ठीक है ना, स्टेटिस्टिक्स। तो इसमें क्या होता है कि आपसे नंबर एक चीज क्वेश्चन क्या पूछने को पूछ सकता है, जैसे कि हालांकि इतना डीपली आपसे पूछता नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जैसे स्टेटिस्टिक्स ये है, इस स्टेटिस्टिक्स जो शब्द का प्रयोग 1749 में सबसे पहले किसने, 1749 में ग्रैट फ्रायड आकेनवाल ने किया था। इसने इस शब्द का सबसे पहले क्या किया था, प्रयोग किया था। तो एक पॉइंट बनाकर ये लिखो, स्टेटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग 1749 में सर्वप्रथम ग्रैट फ्रायड आकेनवाल ने किया, ये लिखिए। चलिए ये लिख दिया, ठीक है। अब जहां पर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होगा ना, वहां पर मैं बता दूंगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप पहले बिना लोड लिए लिखो, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। समझ में आई बात। अभी जैसे आपको एक एक चीज बता दे, आपको एक दिन माना सर ले जाकर बैठा दे, माना सर दिखाए, फिर दूसरे दिन आंखों पर पट्टी बांध के ले जाके बल्लभ चौराहे बैठा दे, वो दिखाए, तब तक समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर आपके एकदम पूरा सर्किट सेट होगा ना कि इधर से ये जाता है, इधर से ये जाता है, फिर मैप दिमाग में इमेज बनती है ना, वैसे आपको अभी थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन करवा रहे,
फिर आपको पता लगेगा। अभी तक तो आपने आंकड़े नॉर्मल नाम सुना होगा कि आंकड़े, आंकड़े नाम सुना ना, आंकड़े, इनको समंक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समंक। ठीक है ना, कहीं पर समंक लिखा है ना तो ऐसे कंफ्यूज मत होना। थोड़ा मैं आपको आंकड़े के बारे में बता दूं कि आंकड़ा होता क्या है, पहले आप समझना। जैसे आंकड़े, इनको समंक भी बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे आपको ऐसे लगता है कि मैंने आपको कोई भी तथ्य बताया वो आंकड़ा है, तो ऐसी बात नहीं है। आंकड़े किसको कहते हैं पहले अपन वो समझते हैं, पहले आप ध्यान से समझना। सिर्फ वे तथ्य ही आंकड़े कहलाते हैं जिनमें 3 गुण होते हैं। कौन कौन से 3 गुण होते हैं? देखो पहले मैं लिख देता हूं, आप साथ साथ मत लिखना। वे तथ्य जिनमें 3 गुणों का समावेश होता है आंकड़े कहलाते हैं। 3 गुणों का समावेश होता है आंकड़े कहलाते हैं, होता है आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़े कहलाते हैं। अब 3 गुण कौन कौन से हो जाएंगे पहले वो मैं बताता हूं। ठीक है, जिनमें 3 गुणों का समावेश होता है आंकड़े कहलाते हैं। नंबर 1 सजातीय, नंबर 2 संख्यात्मक और नंबर 3 तुलनात्मकता। ये 3 गुण होने चाहिए। अब आप कहोगे कि कैसे, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, पहले मैं बता देता हूँ। तुलनात्मकता से शुरू करता हूँ। तुलनात्मकता मतलब नॉर्मल जैसे तुलना करते हैं ना, किसी में कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें तुलना हो रही है तो वो तुलनात्मकता होती है। संख्यात्मक मतलब क्या होता है, जैसे नंबर दिए रहते हैं 15, 20, 25, वो संख्यात्मक होता है। सजातीय का मतलब होता है एक ही चीज, जैसे एक ही फील्ड की चीज। अब कैसे वो मैं बताता हूँ, अभी एक एक उदाहरण देता हूँ। जैसे नंबर 1 राम ईमानदार है। राम ईमानदार है, ये कोई एक आंकड़ा है क्या? नहीं है, क्योंकि इसमें संख्यात्मकता तो ही नहीं ना, कहीं पे संख्यात्मक गुण का पालन नहीं हो रहा। चल एग्जाम्पल नंबर 2, राम के हिंदी में 10 नंबर आए। राम के हिंदी में 10 नंबर आए। ठीक है, यह संख्यात्मक है, लेकिन यहां पर किसी के साथ भी तुलना नहीं हो रही है। यह आंकड़ा है क्या? नहीं। नंबर 3 राम के हिंदी में 10 नंबर आए, वे श्याम की लंबाई 6 फुट है। वे श्याम की लंबाई 6 फुट है। यह आंकड़ा है क्या? नहीं। ये मतलब संख्यात्मक है, लेकिन ये सजातीय नहीं है। सजातीय मतलब जैसे तुलना किस चीज में होती है? तुलना होती है सेम कैटेगरी में। समझ में आई बात? तो ऐसे तुलना नहीं होती है, तुलना समान फील्ड में होनी। तो अब यदि ये, क्योंकि फील्ड सेम नहीं है, ये हिंदी में नंबर की बात कर रहा है जबकि ये हाइट की बात कर रहा है। उसके बाद में नंबर 4 पॉइंट, जैसे राम के हिंदी में 10 नंबर आए और श्याम के आए, और श्याम के हिंदी में 15 नंबर आए। कि हिंदी में 15 नंबर आए, क्या ये आंकड़ा है? ठीक है, अब देखो संख्यात्मक है 10, 15, स्क्रीन में आ रहा ना, दिखाई दे रहा है सभी के पीछे? यहां तक आ रहा। अब देखो 10 नंबर 15 नंबर, पहले गुण का पालन हो रहा है कि ये क्या है? संख्यात्मक। अब देखो सजातीय भी, राम के भी हिंदी के नंबरों की बात हो रही है और श्याम के भी हिंदी के नंबर, मार्क्स की बात हो रही है, तो सजातीय। तुलना भी हो रही है, राम के इतना है और श्याम के इतना है, तो ये क्या हो गया? आंकड़ा। ये सारे आंकड़े नहीं है, जबकि ये आपके लास्ट वाला क्या है? आंकड़ा। तो ऐसे होते हैं आंकड़े। लिखो, ये पूरा छाप दो। हैं? दूसरे नहीं है, बिल्कुल नहीं। नंबर हो गए, ये आंकड़ा, इसका क्या करें? राम के 6 नंबर आए तो आए, ठीक है, सूचना में काउंट नहीं होता ना।
क्रॉस का मतलब ये आंकड़े नहीं है। आंकड़ा बे तथ्य, बे सूचना, बो डाटा जका मायने ये 3 गुण है। हाँ, ये तीनों गुण रहना जने बे आंकड़ा की परिभाषा सेटिस्फाइड करी। हाँ, उसमें बोला ना संख्यात्मक आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। अब कह दियो कि राम के हिंदी में 10 नंबर आए, कहाँ अध्ययन करो थे? समझ में आई बात? लिख लिया? जल्दी लिखो भाई। अब थोड़ी और चीज समझाते हैं आपको। इसके अच्छे से नोट्स बना लेना। देखिए, अब वीडियो में से लिख लेना, अपलोड कर देंगे। इतना धीरे धीरे लिखते हो यार, पता नहीं कैसे नैया पार जाएगी आप। देखिए, इसमें अब आंकड़े खुद 2 प्रकार के होते हैं, तो इनको पहले बढ़िया तरीके से समझना। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? आंकड़े खुद होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आंकड़े? एक प्राथमिक आंकड़े और एक द्वितीयक आंकड़े। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। एक प्राथमिक आंकड़े और एक द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक ऐसे। अब प्राथमिक आंकड़े कैसे? जैसे मान लो कि कोई अनुसंधान करता है, या मतलब अनुसंधान करता है, हैवी वर्ड रह जाएगा। जैसे ये आपके जनगणना वाले आते हैं ना, तो वो घर घर आते हैं, घर घर आकर वो अनुसूचियां भरते हैं। अनुसूचियां मतलब एक तरीके से जैसे सारणी टाइप कोई बनाई हुई है, उसमें वो भर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो घर घर जाकर, और इसको प्रत्यक्ष रूप से भी बोलते हैं, प्रत्यक्ष रूप से डाटा एकत्रित करना। प्रत्यक्ष रूप से ही तो कर रहे हैं सीधा कि भाई नागौर शहर की क्या स्थिति है। अब आप घर घर जाकर प्रत्येक से पूछ कर डाटा भरते 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 सारा डाटा एकत्रित करो, तो फिर जो आपके पास डाटा मिलेगा वो कैसा डाटा होगा? प्राथमिक। वो आंकड़े कैसे होंगे? प्राथमिक आंकड़े। समझ में आई बात? इसको बुक में कैसे लिखा हुआ मिलता है? बुक में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको कि किसी व्यक्ति द्वारा या अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं अपने स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से घर घर जाकर, और फिर जो डाटा एकत्रित किए जाते हैं, या फिर घर घर की जगह फील्ड में जाकर, क्षेत्र में जाकर, और स्वयं अपने स्तर पर जो डाटा एकत्रित किए जाते हैं, वो कैसे डाटा कहलाते हैं? प्राथमिक। प्राइमरी डाटा होते हैं, प्राथमिक आंकड़े होते हैं। ये तो हो गए प्राथमिक आंकड़े। अब बात आती है द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े कौन से आंकड़े कहलाते हैं? जैसे मान लो सरकार ने ऐसे प्राथमिक रूप से डाटा एकत्रित करवा लिए सभी जगह से, ठीक है। अब आप नागौर में जो जनसंख्या के काउंटिंग वगैरह करते हैं, जहाँ पर वहाँ पर गए और बोले कि हमें हमारे गांव का सिर्फ उसका वो डाटा है वो हमें दे दो, हमें चाहिए, हम कोई कुछ भी बांटना चाहते हैं वगैरह वगैरह उसके लिए। तो आपने वहाँ से वो डाटा सीधा ले लिया, तो ऐसे डाटा क्या कहलाते हैं? द्वितीयक। ऐसे आंकड़े क्या कहलाते हैं? द्वितीयक। अब आपको चीज़ समझ में आ गई ना, प्राथमिक क्या है, द्वितीयक क्या है? तो ऐसे अब आप इसको क्या होता है, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों के बीच में अंतर भी लिखा जाता है कि भाई प्राथमिक आंकड़े क्या है, द्वितीयक आंकड़े क्या है। समझ में आई कोई बात? तो ये तो अब प्राथमिक आंकड़े प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े परोक्ष रूप से, परोक्ष बोले तो अप्रत्यक्ष रूप से हासिल कर लेते हैं कहीं से भी, ठीक। बुक में कैसे लिखा हुआ है द्वितीयक आंकड़ों के बारे में? द्वितीयक आंकड़ों में बारे में बोलते हैं
कि पूर्व में ही संग्रहित, मतलब पहले से ऑलरेडी संग्रहित किए हुए, या पूर्व में प्रकाशित और अप्रकाशित। प्रकाशित मतलब गवर्नमेंट उनको प्रकाशित कर देती है, वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट के पास संग्रहित है लेकिन सिक्योरिटी पर्पज की वजह से वो उसको प्रकाशित नहीं करती है, लेकिन एकत्रित है। उन डाटा को क्या कहा जाता है? द्वितीयक आंकड़े। हालांकि लैंग्वेज लिखाऊंगा, एक बार समझ में आ गया। अब देखो, प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अधिक विश्वसनीय है। ये थोड़े कम विश्वसनीय है। मतलब यदि आप कोई काम खुद आप अपनी गली में गए और खुद सारा डाटा एकत्रित करके लाए, ठीक है ना, तो वो ज्यादा विश्वसनीय है। अब मान लो किसी ने 2 दिन पहले एकत्रित किया, उससे कोई गलती हुई होगी, भूल हुई होगी, है कि नहीं? आपने तो सीधा डाटा उससे ले लिया, तो वो क्या है? थोड़ा कम विश्वसनीय। नंबर 3 बात, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में खर्चा ज्यादा आता है। खर्चा तो आएगा भाई, मानवीय संसाधन लगेंगे, भौतिक संसाधन लगेंगे। भाई मानवीय संसाधन बोले तो पूरी टीम लगानी पड़ेगी, उनको गाड़ी वाड़ी दे के भेजो, उनको पेमेंट करो पूरा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? खर्चीले होते हैं, खर्चीली पद्धति है ये। और जबकि इनमें खर्चा आता ही नहीं, बहुत कम खर्चा आता है, अल्प खर्चे में काम चल जाता है। किसी भी वेबसाइट से डाटा डाउनलोड किया, सीधा काम में लिया। तो ये हो गए द्वितीयक आंकड़े, इस प्रकार होते हैं। अब इनकी विधियां भी होती है कि द्वितीयक प्राथमिक आंकड़े को प्राप्त करने की विधियां, तो घर घर जाकर वहां से लो। ऐसे द्वितीयक आंकड़ों को प्राप्त करने की विधियां तो आप कहीं से भी ले सकते हो। देखो, प्राथमिक आंकड़ों में जैसे साक्षात्कार के द्वारा भी अपन ले सकते हैं, जैसे कि इंटरव्यू रख लिया, अब प्रत्येक आदमी आ रहा है, अपन उसकी डिटेल भर रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। टेलीफोन के माध्यम से भी हो सकता है कि बेंगलोर में काम करने वाले टीचर्स हैं, उनका डाटा, या फलाने इंस्टीट्यूट में काम करने वाले टीचर्स हैं, उनका डाटा, तो मोबाइल पर भी उनका डाटा एकत्रित किया जा सकता है। तो ये कुछ विधियां होती है प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की। मतलब जहां डाटा सीधा आ रहा है वो प्राथमिक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े सरकार द्वारा एकत्रित किए गए किसी डाटा को काम ले सकते हो। इसको प्राप्त करने के लिए आप संचार के साधनों का प्रयोग कर सकते हो, जैसे किसी वेबसाइट से डाटा डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है द्वितीयक आंकड़े। तो आपने सबसे पहले ये समझा कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी में क्या किया जाता है? संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो फिर ये लिख दिया। फिर क्या भाई, सांख्यिकी में पढ़ते क्या क्या है? तो आंकड़ों का संग्रहण पढ़ते हैं कि आंकड़ों को संग्रहण कैसे किया जाता है, जो कि अभी अपन प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों की विधियां पढ़ेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद में आता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों को प्रस्तुत कैसे करते हैं, कई तरीके से, द्विविमीय, दंड चित्र, बारंबारता, कई चित्र बनते हैं, वो आ जाएंगे। उसके बाद में है कि उनकी आरेख की व्याख्या, वो भी होगी, आगे बताएंगे। उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप भी पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मतलब ये माध्य, माध्यिका का बहुलक, विचलन, सब आ जाएंगे, तो वो पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि अच्छा, अपन ने परिभाषा में लिख दिया कि संख्यात्मक आंकड़ों का अध्ययन, तो आंकड़े क्या होते हैं। तो आंकड़ों के बारे में पढ़ लिया कि निम्न 3 गुणों का जो तथ्य पालन करते हैं वो आंकड़े कहलाते हैं, सजातीय, तुलनात्मक और संख्यात्मक। आंकड़े पढ़ लिया। आंकड़े के बाद में ये पढ़ा कि अच्छा, फिर आंकड़े होते कितने प्रकार के हैं। तो आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। उन दोनों प्रकारों की डेफिनेशन समझ ली और उन दोनों में जो अंतर है वो समझ लिया। तो ये इतना पढ़ा अभी तक। अब लिखना शुरू करो। बताओ कैसे नोट्स बन रहे हैं, कहां तक लिखा है? नीचे लिखो आंकड़ों के प्रकार, हेडिंग लगाओ आंकड़ों के प्रकार। आंकड़ों के प्रकार, ये आपके स्टैटिस्टिक्स बहुत काम आएगी। ये लाइफ में एक बार ही पढ़ने की होती है, ठीक है ना। इसको बार बार ज़्यादा कुछ नहीं, फिर एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन ही करना पड़ता है, तब तक फ्रेश हो जाता है। लिखो आंकड़ों के प्रकार में, लिखो आंकड़े निम्न 2 प्रकार के होते हैं। निम्न 2 प्रकार के होते हैं। इसमें 1 नंबर पर लिखना प्राथमिक ऑब्लिक मौलिक आंकड़े, मतलब प्राथमिक आंकड़ों को मौलिक आंकड़े भी कहा जाता है। प्राथमिक ऑब्लिक मौलिक आंकड़े। और दूसरे में लिखना द्वितीयक ऑब्लिक गौण आंकड़े। द्वितीयक ऑब्लिक गौण आंकड़े। द्वितीयक ऑब्लिक गौण आंकड़े। अब वापस हेडिंग लगाओ पहली, प्राथमिक आंकड़े ऑब्लिक मौलिक आंकड़े। अब हेडिंग लगा के इसके अंदर लिखना शुरू करना है आपको। पहले तो आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, आंकड़ों के प्रकार। फिर उसमें आंकड़े निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक ऑब्लिक मौलिक आंकड़े, दूसरे द्वितीयक ऑब्लिक गौण आंकड़े। उसके बाद में पहला लगाओ वापस, प्राथमिक आंकड़े ऑब्लिक मौलिक आंकड़े।
लिखो ऐसे आंकड़े, ऐसे आंकड़े, ऐसे आंकड़े जिन्हें जिन्हें व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता के द्वारा, ऐसे आंकड़े जिन्हें व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता के द्वारा घर घर जाकर अनुसूचियां भरकर घर घर जाकर अनुसूचियां भरकर प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किया जाता है, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किया जाता है, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। वापस बोले, ऐसे आंकड़े जिन्हें व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता के द्वारा, ऐसे आंकड़े जिन्हें व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता के द्वारा घर घर जाकर अनुसूचियां भरकर, घर घर जाकर अनुसूचियां भरकर प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किया जाता है, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ये हो गए प्राथमिक आंकड़े डेफिनेशन। इसमें नीचे इंटरनल हेडिंग लगानी है। इंटरनल हेडिंग का मतलब समझते हो ना, इस हेडिंग के अंदर हेडिंग लगानी है। लिखो प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने की विधियां, प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने की विधियां। कैसे है इंटरनल हेडिंग को चिन्ह, कितने तेजस्वी लोग हो। अब यार देखो, जैसे ये है आपकी कॉपी ऐसे बनी हुई है, अब यहाँ पर हेज लगा के कोई टॉपिक लगा दिया, अब इसकी परिभाषा लिख दी। अब इंटरनल हेडिंग लगाना है तो आप यहाँ पर कुछ भी चिन्ह बना सकते हो, फिर लगा सकते हो ना, अंदर ही तो लगानी है, तो पता लग जाएगा कि ये इसके अंदर है। फिर नया टॉपिक आएगा तो बाहर हेडिंग लग जाएगी। देखो प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने की विधियां, इसमें नंबर 1 लगाओ, व्यक्तिगत अन्वेषण द्वारा, व्यक्तिगत अन्वेषण द्वारा, व्यक्तिगत अन्वेषण द्वारा। अब देखो व्यक्तिगत अन्वेषण क्या है, जैसे आप खुद निकल पड़ो रोटी कपड़ा मकान लेकर सीधा, और बाहर जाकर प्रत्येक आदमी से मिलो और सीधा डाटा एकत्रित करो, तो वो क्या होता है, व्यक्तिगत अन्वेषण। मतलब पर्सनली खुद जाकर के फील्ड में और प्रत्येक आदमी से मिलकर के, या फिर जरूरी नहीं कि आदमियों का डाटा हो, भाई घरों का भी होता है, सड़कों का भी होता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब खुद निकलो और फील्ड में उतरकर सारा डाटा एकत्रित करो, तो वो क्या होता है, व्यक्तिगत अन्वेषण द्वारा। लिखो लिखो, इसमें लिखना है व्यक्ति द्वारा या अनुसंधानकर्ता द्वारा, व्यक्ति ऑब्लिक अनुसंधानकर्ता लिख देना, व्यक्ति ऑब्लिक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं सीधे संपर्क करके आंकड़े एकत्रित करना, ठीक है। चलिए एक विधि यह हो गई। अब दूसरी विधि है परोक्ष अन्वेषण या अप्रत्यक्ष अन्वेषण द्वारा। दूसरी विधि है परोक्ष अन्वेषण या अप्रत्यक्ष अन्वेषण। परोक्ष अन्वेषण या अप्रत्यक्ष अन्वेषण द्वारा। हाँ, ये परोक्ष अन्वेषण ऑब्लिक अप्रत्यक्ष अन्वेषण द्वारा। अब देखो प्रत्यक्ष आवे ना, सीधो समझ जानो कि देखो ज्ञान व्यक्तिगत नाम आयो, व्यक्तिगत मतलब प्रत्यक्ष रूप में खुद हजार मिले। अब परोक्ष है अप्रत्यक्ष है, मतलब वो खुद मिली, लेकिन खुद पर्टिकुलर भी आदमियों को मिले, सीधो बिन पूछ और कौन बराबर। समझ में थोड़ा थोड़ा क्या नाम समझनो, क्वेश्चन का इमोशंस तो समझ लो कि भाई काई मतलब केणी काई चाहे, ठीक है। अब देखो इन 4 तरह की चीज़ें हुए। नंबर 1, जहाँ समझ लो थे खुद आदमियों नहीं मिलो, फिर भी थाने डाटा चाहिए सीधा डायरेक्ट, जन थे काई करो, काई चीज़ें कर सको, थे काई करो, अनुसूची छपाओ, अनुसूची, ठीक है ना, अनुसूची
फिर बा अनुसूची ले जा अपनी है, ये अनुसूची ने भरा दो, अनुसूचियां भरवा कर, प्रश्नावलियां भरवा कर, प्रश्नावली भरवा दो, अनुसूची से, प्रश्नावली से। और या फिर क्या करो, कोई भी एरिया को कोई संवाददाता या एक स्थानीय आदमी ने एक ने पकड़ो, कुछ वो डिटेल दे सर सर सगळे सीधी सीधी कहीं कर दो, भर दो भाई। डाटा तो थे ही एकत्रित कर रहा हो ना, पर डायरेक्ट एक एक आदमी को कौन मिलो, एक स्थानीय आदमी को मिलो, स्थानीय लोग या संवाददाता। ठीक, संवाददाता जानो रिपोर्ट, ठीक, स्थानीय लोग ऑब्लिक ऑब्लिक संवाददाता, संवाददाता से। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि कोई भी डाटा एकत्रित करना है और आप प्रत्यक्ष रूप से आप खुद करोगे, प्राथमिक आंकड़ा लाना है, तो जैसे ही मान लो अभी पीटीटी का एग्जाम हुआ, किसी का भी सीटेट का होगा, किसी का भी एग्जाम हो, पुलिस का हुआ, तो आप प्रत्यक्ष रूप से बच्चों से नहीं मिलना चाह रहे हो कि हम सीधा ही मेरिट का आइडिया लगाएं, ठीक है। और डाटा भी आपको खुद को एकत्रित करने हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं करेगा तभी तो प्राथमिक आंकड़े होंगे। तो आप क्या करोगे, उस जो क्षेत्र है उसके विशेषज्ञ से मिलोगे, जैसे जो रात दिन पुलिस की तैयारी करवाते हैं उन विशेषज्ञों से मिलोगे और उनको बोलोगे कि भाई जानकारी दो, तो वो अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे और आप उसको कर लोगे। तो ये भी क्या हो गया, ये प्रत्यक्ष। आप फील्ड में गए, आप स्वयं डाटा लेके आए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से किसी बच्चे से नहीं मिले। प्रत्यक्ष रूप से तो वो होता कि जब आप प्रत्येक पुलिस वाले से बच्चे 100 बच्चों का, 2000 बच्चों का आप क्या करते, मतलब सर्वे करवाते, तो वो किस में चला जाता, व्यक्तिगत अन्वेषण में। समझ में आई बात। तो विशेषज्ञों द्वारा डाटा एकत्रित करना। अब मैं जो इतना बता रहा हूं ना, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के अंदर ये प्रत्यक्ष इतना चीर फाड़ करके इतना आपसे पूछेगा नहीं, आपसे जो पूछेगा वो मैं अभी पर्सन लिखाऊंगा और उसके एबीसी दे दूंगा, उसमें आपको टिक करना है, ठीक है। तो लिखो इसमें परोक्ष, इसमें परोक्ष अन्वेषण और अप्रत्यक्ष अन्वेषण लिखो। इसमें डाटा निम्न प्रकार से एकत्रित किया जाता है। फिर ये 4 पॉइंट लिख देना सिर्फ, और कुछ मत लिखना, ये 4 पॉइंट। अब ये प्राथमिक आंकड़ों की कहानी खत्म हो गई। तो प्राथमिक आंकड़ों की कहानी खत्म हो गई, तो जाते जाते नीचे एक नोट लिखो। अब देखिए नीचे नोट डालो। एक चीज मैं बता दूं, आप रीजनिंग का मतलब कंसेप्ट होता है तो भी उसको एक बार सीखने के बाद बहुत ईजी होता है, ठीक है। स्टैटिक्स इस प्रकार से डिजाइन है कि ये जब जैसे सेट हो गई तो एक बार में ही सेट हो गई, फिर नहीं हुई तो फिर आप 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, तो भी कुछ ना कुछ छोड़ देते हो। तो आप पहली बार में ही इतना अच्छे से पढ़ना कि दूसरी बार फिर पढ़ने की आपको क्या वो ज़रूरत महसूस ना हो, ठीक है ना। फिर जितनी बार एग्जाम देने जाओ एक बार फटाक से रिवीजन कर लेना, ठीक है। और रफ कॉपी में ऐसे नोट्स मत लिखा करो, एक ढंग की कॉपी में, वो भी आप ध्यान रखा करो, क्लासमेट की उसमें लिखा करो, एरी गेरी में मत लिखा करो, वो वरना इधर से उधर प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब मैं बताऊँ, मेरे साइकोलॉजी के इतने शानदार नोट्स लिखे हुए रीड के, लेकिन उस समय मैंने एक गलती कर दी थी थोड़ी, वो कॉपी थी तो मैंने देखा नहीं, जल्दबाजी में वो लेके आ गए, क्लासमेट की नहीं थी, कोई दूसरी ले ली थी, बहुत अच्छी थी वो, उस समय एकदम बढ़िया दिख रही थी, व्हाइट कलर के पेज थे। अब वो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं उसको स्कैन करूँ, ठीक है ना, ताकि उसको स्कैन करके उसको पेन ड्राइव में डालें और फिर उसको ऐप पर अपलोड करें। अभी ऐप पर लगाएं, सेलिंग में लगाएं। अभी मान लो कि भाई साइकोलॉजी के रीड के पूरे 3rd ग्रेड के नोट्स हैं, तो वो लगाएं। मान लो 70-80 रुपये जितनी भी PDF है, सेलिंग में लगा सकते हैं ना उसको, तो सेल होती वो वहाँ से। लेकिन अब हुई क्या, वो ऐसे हो गई, इधर वाले इधर निकल गए, इधर वाले इधर निकल गए। जब इस तरफ से पढ़ते हैं ना तो पीछे वाले वो उल्टे इस तरफ वो हो गए प्रिंट, वो 3-4 सालों में पड़े। अब उनको वापस लिखना, अब लिखे कौन, अब इतना कहाँ टाइम है। पहले सुबह से उठते हैं तब से लेकर 10-10 मिनट का ही फिक्स है कि ये करना है,
अब तो टाइम नहीं है, तो वो गए ना काम से, तो इसलिए आपको अच्छी कॉपी में लिखना ताकि ये लंबे टाइम तक आपके पास सुरक्षित रहे। हाँ, आपको ये मैं बता दूं, आपके जो रीजनिंग वगैरह ये पढ़ाते हैं करते हैं ना, इनके 2017 के नोट्स है ना, डे टू डेट डाले हुए मेरे पास पड़े हैं। अभी जब मैंने फर्स्ट बार जिंदगी में रीजनिंग पढ़ी ना 2017, मैं कल आपको रजिस्टर ला के दिखा दूंगा, उसमें प्रत्येक में सीट चिपकाई हुई और प्रत्येक दिन की डेट लगाई हुई, होमवर्क की डेट लगाई, सब पॉइंट पॉइंट पर डेट लगाई पूरा। ऐसे नहीं कि पेज चेंज नहीं हुआ ना तो आधा पेज भरा ना, तो यहाँ पर भी ऐसे लाइन खींच के यहाँ डेट लगा के नया काम शुरू किया हुआ। ऐसे पढ़िए 2017 की अभी पढ़िए, चाहे उसको पढ़ लो इतने अच्छे से। लिखो, क्लासमेट के रजिस्टर में कभी भी इधर से इधर प्रिंट नहीं होता है। वो 2017 की 2027 आ गए, अभी तक उसका इधर से इधर मतलब हल्का सा भी वो मैंने लिखा उस टाइम थी ना वैसी आज है। किसमें? दिव्य आदमी है यार, ठीक है। अरे वो आप कैसे ही देखो चाहे ना देखो, वो हो जाएंगे, इधर से उधर निकल जाएंगे एक निश्चित समय के बाद। लिखो, आप तो केले के पत्ते लेके आ जाना, ठीक है ना, उन पर लिख लिख के वो रहती है ना, पांडुलिपियाँ रहती है ना, हाँ वो हैदराबाद में। ठीक है, 8 सक्सेस ज़्यादा ठीक है, नहीं बस सीधो ही। हाँ आ गया ना क्लासमेट में, पहले आ जाता। अब देखिए प्राथमिक आंकड़े, तो इनके बारे में लिखना है नीचे नोट लगा के। प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक आंकड़ों की बजाय अधिक विश्वसनीय होते हैं, भरोसे के लायक होते हैं। प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक आंकड़ों की बजाय अधिक विश्वसनीय होते हैं। प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक आंकड़ों की बजाय अधिक विश्वसनीय होते हैं। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में समय, धन और मेहनत अधिक लगता है। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में समय, धन और मेहनत ज़्यादा लगता है। चलो, प्राथमिक आंकड़ों की कहानी खत्म। अब आगे लगाओ हेडिंग, नया हेडिंग लगाना, ब्रॉड हेडिंग लगाना है। नया हेडिंग लगाओ, द्वितीयक आंकड़े ऑब्लिक गौण आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े ऑब्लिक गौण आंकड़े। लिखो, ऐसे आंकड़े जो पूर्व में एकत्रित है, मतलब पहले से ही क्या है, एकत्रित है। ऐसे आंकड़े जो पहले से एकत्रित हैं या पूर्व में प्रकाशित हो चुके हैं, ऐसे आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। ऐसे आंकड़े जो पूर्व में एकत्रित है या पूर्व में प्रकाशित हो चुके हैं द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। अब हेडिंग लगाओ, इंटरनल हेडिंग लगाओ, द्वितीयक आंकड़ों को प्राप्त करने की विधियां। द्वितीयक आंकड़ों को प्राप्त करने की विधियां, इसमें 2 विधियां होती है। नंबर एक लगाओ, प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत, 2 स्रोत होते हैं। अब ये कैसे होते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। प्राप्त करने की विधियाँ, तो 2 विधियाँ, नंबर 1 प्रकाशित स्रोत, नंबर 2 अप्रकाशित स्रोत। अब इनको समझिए आप। अब देखिए यहां पर है प्रकाशित स्रोत और यहां पर है अप्रकाशित स्रोत। अब देखो डाटा का खेल है ना, बहुत ज़्यादा निराला है। देखो जैसे पॉलिटिक्स वगैरह में इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। समझ में आई बात? आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके 12वीं का रिजल्ट आता है और थोड़े दिनों बाद आपके क्या होता है कि अलग अलग कॉलेजों से फ़ोन आने लग जाते हैं। ठीक है, हुआ है? कभी आपने देखा कि जैसे आप मिर्दा में एक बार फॉर्म लगाया आपने, ठीक है,
और फिर आपको सारी कॉलेजों से, कहीं से डी फार्मेसी वाले, कहीं बी फार्मेसी वाले, कहीं नर्सिंग वालों के कॉल आने लगे। तो वो क्या करते हैं, आपका डाटा है वो क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, और फिर उस डाटा से क्या करते हैं, जैसे अभी आपको पता है जैसे कोई कॉलेज वाला है वो जाए और नागौर में पढ़ने वाले जितने भी 12th के साइंस के स्टूडेंट हैं उन सब का डाटा ले ले। कोई बीएससी कॉलेज वाला ले सकता है और फिर सबको एक एक क्या करे, कॉल। तो वो डाटा उसके लिए कैसा डाटा हो जाएगा, सेकेंडरी, द्वितीयक गौण आंकड़े में। अब प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत क्या है। प्रकाशित स्रोत में जैसे आपको डाटा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, नंबर 1 किसी भी सरकारी एजेंसी की वेबसाइट से, सरकारी एजेंसी की वेबसाइट से सरकारी ऑब्लिक प्राइवेट कर लेना, प्राइवेट एजेंसी, इनकी वेबसाइट से डाटा ले सकते हो। नंबर 2 कोई इंटरनेशनल प्रकाशन है, ठीक है, वहां से आप डाटा ले सकते हो, इंटरनेशनल प्रकाशन, ठीक है। नंबर 3 कोई सरकारी, कोई गैर सरकारी या फिर कोई अर्ध सरकारी, सरकारी ज्ञापन से, या फिर जैसे आपके निविदा निकलती है ना, जैसे अखबार में आप देखते हो ना कहीं कहीं पर जैसे सूचनाओं की जैसे लिस्ट आती है या ज्ञापन वगैरह कुछ होते हैं, वहाँ से गैर अर्ध सरकारी और सरकारी प्रकाशित स्रोतों से, या फिर ऐसे लिख दो आप, नोटिफिकेशन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन से, ठीक है। जैसे आप बोलोगे कि सर कैसे, मान लो समझाओ, जैसे गैर सरकारी अर्ध सरकारी, जैसे अभी आपको पता करना है कि भाई नागौर में सेकंड ग्रेड की सामाजिक की कितनी पोस्ट खाली है, तो आप आरटीआई दायर करते हो, आरटीआई आई आपके पास, तो वो एक तरीके से क्या हुआ, सरकारी एक प्रतिवेदन टाइप आ गया, एक आपके पास नोटिफिकेशन टाइप आ गया, उसमें से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या चीज़ है क्या नहीं। तो ऐसे प्रकाशित स्रोत को मतलब वो है कि जको डाटा पहले एकत्रित है, फिर गवर्नमेंट बिने जनता वास्ते काई कर दियो, प्रकाशित कर दियो, अपलोड कर दियो, एकदम डाटा जन अपलोड करे ना बयान अपलोड कर दियो, वेबसाइट पर भी डाटा डाल दियो, ताकि आम आदमी है जो भी काई कर सके, प्रयोग कर सके। बटू जगह जगह आप डाटा लेवा बेकी में आई, प्रकाशित स्रोत में आई, द्वितीयक आंकड़े की प्राप्त करने की ये विधि कौन सी है, प्रकाशित स्रोत वाली। प्रकाशित स्रोत मतलब वो स्रोत जहां पर डाटा आम जन की सुविधा के लिए डाले गए। अब बात आई अप्रकाशित स्रोत। अप्रकाशित स्रोत तो इन का ही आखिर कि कई बार कोई गवर्नमेंट या कोई संस्था अपने निजी कोई पर्सनल कारण या कोई ऐसे उनके जो व्यक्तिगत कारण होते हैं, या फिर डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कहीं एरे गेरे के कहीं किसी के हाथ नहीं लग जाए, तो गवर्नमेंट उस डाटा को एकत्रित रखती है, बट उसको कभी भी प्रकाशित नहीं करती है, ठीक है। वो डाटा क्या रहता है, गुप्त डाटा रहता है। वो डाटा वहाँ से यदि आप पर्सनल ऑफिस में जाकर और फिर आप उनको बोलो कि ये डाटा अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपने हालांकि प्रकाशित नहीं किया है, अभी तो हमको चाहिए, तो फिर आप वहाँ से उस डाटा को ग्रहण करते हो, तो वो डाटा किस में जाएगा, अप्रकाशित। अब इसमें अप्रकाशित के सारे गुण हैं। ये डाटा आपने खुद ने एकत्रित नहीं किया, इसका मतलब ये प्राथमिक नहीं है, ये इसका मतलब ये कैसा है, द्वितीयक है। द्वितीयक में ये डाटा है वो प्रकाशित नहीं है, आम जन की सुविधा के लिए नहीं है, तो ये कैसा है, अप्रकाशित है। अब अप्रकाशित डाटा है, आप उनके पास गए, अब ये भी आता है कि फिर ये द्वितीयक आंकड़ों को प्राप्त करने की विधि में अप्रकाशित स्रोत से जो डाटा मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो ये सरकारी या फिर किसी गैर सरकारी संस्था के रजिस्टरों और फाइलों से वहाँ से इस डाटा को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ऐसा लिखा आता था बुकों, क्योंकि उसमें ऐसे नहीं लिखते ना, अब तो भाई पेन ड्राइव भरी रख ले, भाई आप लोग अप्रकाशित डाटा रखो को रखो, सब लोग कोई मोबाइल में थोड़ी रखो गैलरी में, तो वो गैलरी में जो प्रकाशित है ए ब्लॉग में जो अप्रकाशित है, लिखो फटाफट लिखो, प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत। आप प्रकाशित स्रोत लिखे और ये फिर अप्रकाशित स्रोत लिखो ना, तब वो बोलना, मैं बोल दूंगा, लिखवा दूंगा ना।
जल्दी लिखो, धीरे 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 लिखिए। देखो जगह जगह ना जल्दी जल्दी यहाँ ऊपर देखे यहाँ नीचे लिखे, ऊपर देखे यहाँ नीचे लिखे ना, तब यहाँ ठा पड़िया करे बैंक को, मतलब टाबर पढ़ा ठा पड़े यार, है को नहीं कोई मेच्योर स्टूडेंट रहे जगह एक एक लाइन देख देख यहाँ लिखने की जरूरत पड़ेगी। वो यहाँ देखी कि सरकारी गैर सरकारी नोटिफिकेशन है उससे यूँ लिखी, पचा अगलो पॉइंट देख यहाँ लिख, यूँ 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 करी बोल करी, ये चौथी पांचवी वाला गरिया करे यहाँ। हाँ क्या कॉमन सेंस काम करे को नहीं। देखो जहाँ समझ लियो कोई यहाँ थोड़ो शौकी दिखे, जहाँ प्रकाशित माथे जहाँ प्रकाश लिखो है, अब इतिदार में समझो प्रकाशित प्रकाशित, अब ठाई है ना कि भाई प्रकाशित है, तो कहीं सर वो जहाँ वो आगे कहीं लिखो है, अब कहीं लिखो इतिदार कहीं पढ़ाई हो, तो एक छोटी क्लास संग पूछे ठाई यहाँ लागनी चाहिए मेच्योरिटी कंपटीशन के। समझ आई ना, बीएससी करने के बाद में आपकी एजुकेशन ऐसे पूर्ण मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसके आगे जरूरी थोड़ी भाई आईएएस तक एग्जाम देते हैं ग्रेजुएशन किए हुए, आगे तो हायर स्टडी कोई करे चाहे ना करे। इसलिए वो जब लिखा हुआ मिलता है ना कि उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे, उच्च कक्षाओं में एनसीईआरटी बुकों में लिखा हुआ मिलता है ना, आपने देखो उच्च कक्षाएं बे भी आगे भेजे कि बीए करो थे बे उच्च कक्षाएं आगे। अब हेडो आएगा हेड, अब लिखो मान लिखो ए प्रकाशित स्रोत, उसमें लिखो कभी कभी सरकार या किसी संस्था द्वारा किसी महत्वपूर्ण विषय पर एकत्रित आंकड़े, कभी कभी सरकार या किसी संस्था द्वारा किसी महत्वपूर्ण विषय पर एकत्रित आंकड़े जिन्हें प्रकाशित नहीं किया गया है, एकत्रित नहीं किया गया है, ऐसे आंकड़े उस विभाग की फाइलों रजिस्टरों खुफिया डिजिटल माध्यम से प्राप्त होते हैं। खुफिया डिजिटल माध्यम से प्राप्त होते हैं। अब देखो ये आज पढ़ाया उतना कंप्लीट है, ठीक है, डन है बढ़िया तरीके से। अब मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, नीचे लिखो क्वेश्चन के ऊपर लिखना फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है, लिखो। इसके ऑप्शन भी लिखूंगा, लिखो पूर्व में प्रकाशित ऐसे आंकड़े, दमादम लिखो पूर्व में प्रकाशित ऐसे आंकड़े जो भविष्य में राज्य सरकार द्वारा, पूर्व में प्रकाशित ऐसे आंकड़े जो भविष्य में राज्य सरकार द्वारा अपनी किसी योजना के लिए, भविष्य में राज्य सरकार द्वारा अपनी किसी योजना के लिए प्रयोग किए जाएंगे कहलाते हैं। अब ऑप्शन लिखो नीचे, के लिए प्रयोग में लिए जाएंगे, कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए बी सी डी। पहला ऑप्शन ए लिखो प्राथमिक आंकड़े, ऑप्शन बी द्वितीयक आंकड़े। अब प्राथमिक की जगह मौलिक लिखा हुआ है तो भी एक ही बात है, द्वितीय की जगह गौण लिखा हुआ है तो भी एक ही बात। ऑप्शन ए प्राथमिक आंकड़े, ऑप्शन बी द्वितीयक आंकड़े, ऑप्शन सी सांख्यिकीय आंकड़े, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाथ खड़े करो। बी ऑप्शन किस किसके, ए ऑप्शन किस किसके, सी किसके, डी किसके? तो ये बी के अलावा है वो किसमें है यार? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द्वितीयक आंकड़े। अब ये द्वितीयक आंकड़े आपने ढूंढा कहां से? वो लाइन थी ना पूर्व में प्रकाशित, बस वही सफिशिएंट है। सीधा कहां गए? द्वितीयक आंकड़े। ये फर्स्ट ग्रेड में आया था, तो फर्स्ट ग्रेड में इतना प्रकाशित में से अंदर नहीं घुसेगा, वो ऊपर से पूछेगा।
चलिए आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है सांख्यिकी के अंदर। अब अपन अगला सब्जेक्ट देखेंगे। चलो भाई रोक दो खूब है, रोक।